दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर किस यात्री का उस राजा के साथ सुयोग या सुमेलन नहीं हो रहा है जिसके शासनकाल में वो आया था। तो यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, ये आपका सही सुमेलित है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, आप जानते भी हैं। अब्दुल रज्जाक जो है ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में, सही है। निकोलास डाउनटन, ये दोस्तों ये अकबर के नहीं बल्कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, मद्य निषेध, बंदियों को क्षमादान, तमगा और मीर बहरी की समाप्ति, मदद ए माश भूमि का अधिग्रहण। तो याद रखिएगा दोस्तों, मदद ए माश भूमि का अधिग्रहण जो है वो जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था। दोस्तों, अपने राज्याभिषेक के अवसर पर जहांगीर ने शासन संबंधी अपने प्रसिद्ध 12 अध्यादेशों की घोषणा की थी, जिसमें मदद ए माश भूमि का अधिग्रहण शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, 1579 के महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर शेख मुबारक। मुगल सम्राट अकबर द्वारा धार्मिक और भौतिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने का विधिवत कार्य अगस्त सितंबर 1579 में महजर नामक दस्तावेज द्वारा हुआ। महजर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक और उसके पुत्र फैजी और अबुल फजल द्वारा दी गई थी, और महजर को ये अधिकार दिया कि उलेमा में किसी विषय के मतभेद होने की दशा में वह साम्राज्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी एक विचार को जिसे वो सर्वोत्तम समझे मान्यता दे सकता है। अकबर को रियाजा यानी प्रजा की भलाई के लिए कोई भी फरमान जारी करने का अधिकार दिया गया, बशर्ते कि उसमें कुरान के कानूनों का उल्लंघन न हो। महजर का प्रारूप अकबर के राज की कभी फैजी के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य क्या था। तो सही उत्तर मीर बख्शी सैन्य प्रशासन का मुखिया होता था या सैन्य प्रशासन का प्रधान होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर बनाम इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर बनाम राणा उदय सिंह। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर बनाम महाराणा प्रताप हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब बनाम दारा, ये आपका सही है। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब बनाम शुजा। तो सामूगढ़ का युद्ध भी दोस्तों औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था 1658 में। तो केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन सी। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था 15 अप्रैल 1658 में। तो आप देखिए, केवल ऑप्शन सी सही सुमेलित है, यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 की राजस्व संबंधी शब्दावलियों को सूची 2 के अर्थबोध के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, पट्टा। तो पट्टा और कबूलियत की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। राज्य किसान को जो भूमि देता था उसका विवरण और दस्तावेज लिखा जाता था, जिसको पट्टा कहा जाता था। तो यहाँ पर आप देखिए कि पट्टा जो है गांव अथवा व्यक्ति को विशेष भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र होता था। कबूलियत, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कबूलियत। तो आप देख सकते हैं, कबूलियत स्वीकार्यता पत्र होता था। तशखीस, तशखीस क्या होता था, आप देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये राजस्व आकलन होता था। और तहसील, ये फसल संग्रह होता था।
तो तहसील से फसल संग्रह। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं, हाँ, आदिल शाही, तो आदिल शाही बीजापुर का शासन था। कुतुब शाही वंश गोलकुंडा में शासन करता था। इमाद शाही बरार और निजाम शाही अहमदनगर में। तो आप देखिए यहाँ पर इमाद शाही आप देख सकते हैं दोस्तों, इमाद शाही कहाँ पर शासन करता था? निजाम शाही अहमदनगर और इमाद शाही बरार। तो सही सुमेलन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब-ए-सिकंदरी का विषय क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तिब्ब-ए-सिकंदरी ये आप दोस्तों जान लीजिए आयुर्विज्ञान यानी चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था किससे? आपको बताना है। शहना की नियुक्ति से, सभी प्रकार के गल्लों के भाव निश्चित करने से, सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करने से, या गल्ला परिवहन करने वाले व्यापारियों से। तो सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम जो अधिनियम था वो सभी प्रकार के गल्लों के भाव निश्चित करने से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं, बाजार कीमतों में सुधार, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, राजधानी स्थानांतरण और कुतुब मीनार का निर्माण। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पृथ्वीराज की पराजय आप जानते हैं 1192 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आप देखिए उसके बाद आएगा कि इल्तुतमिश के समय में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, इल्तुतमिश के समय में, फिर घ आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि बाजार कीमतों में सुधार अलाउद्दीन के समय में, और राजधानी स्थानांतरण ये बाजार कीमतों में 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो ग सबसे लास्ट में। तो ख, घ, क और ग ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आप देख सकते हैं कि घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर मलिक छज्जो का विद्रोह है, ये 1290 में हुआ था। बाजार नियंत्रण नीति ये 1296 से 1316 के बीच अलाउद्दीन के समय काल में। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1328 से 1330 के बीच, और तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तो सही क्रम आपका हो जाएगा देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर का चयन यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 71 का सी 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सबसे पहले मलिक छज्जू का विद्रोह, फिर बाजार नियंत्रण नीति, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और सबसे लास्ट में तैमूर का आक्रमण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है? आपको बताना है। इब्न बतूता किताबुल रहला सही है, और इसके अलावा जो अन्य विकल्प हैं ये आपके सही नहीं हैं, केवल ए आपका सही है। इब्न बतूता ने किताबुल रहला लिखा जो कि सुमेलित है। मिनहाज ने तबकात नासरी, बदायूनी ने मुंतखाबुल तवारीख और इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, घोड़े की नाल का तीर पहली बार कहाँ पेश किया गया था? आपको बताना है। इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, इब्न कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में, या अलाई दरवाज़ा में। तो सही उत्तर है अलाई दरवाज़ा। दोस्तों अलाई दरवाज़ा ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसमें पहली बार तिकोने डाट पत्थरों पर आधारित वैज्ञानिक विधि से गुंबद बनाया गया, और यही पहली बार घोड़े की नाल की आकृति वाले मेहराब बनाई गई जिसमें कुरान की आयतों से काफ़ी सजावट की गई।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनकी पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही, याद रखिएगा। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख़ मुबारक शाही, अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख़ दाऊदी हो जाएगा। इसामी की पुस्तक का नाम है फुतूह उस सलातीन, और अहमद यादगार की पुस्तक है तारीख़ सलातीन ए अफ़गाना। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा दोस्तों 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सबसे पहले सिक्कों पर मिलता है किसके? तो ऑप्शन है बिम कडफिसिस, हुविस्क, रुद्रदामन या शशांक। तो सही उत्तर हुविस्क के सिक्कों पर। हुविस्क कुषाण वंश का शासक था, उसके सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि देवताओं की आकृतियां मिलती हैं। कुषाण शासकों में बिम शैव, कनिष्क बौद्ध, हुविस्क बौद्ध और वासुदेव शैव या वैष्णव था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण कि निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं, आपको बताना है। नागार्जुन कोंडा, अरिकामेडु, हल्लुर और मास्की। तो सही उत्तर अरिकामेडु से, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दक्षिण भारत में अरिकामेडु, जिसको पोडलय भी कहा जाता है, यहाँ पर मार्टिमल व्हीलर के नेतृत्व में उत्खनन कराया गया था। और यहाँ के उत्खनन से पता चलता है कि रोमनों के आगमन से पूर्व यहाँ ग्रामीण बस्तियाँ थीं, लेकिन रोमन व्यापारियों के आगमन के फलस्वरूप यहाँ भी पक्की ईंटों के मकान बनाए जाने लगे। और अरिकामेडु से उपलब्ध उपकरणों में मृदभांड, जिसे रेड ग्लेडर वेयर कहा जाता है, ये रोम मिट्टी के 2 रोमन कांच के कटोरे, रत्न तथा मटके मिले हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्यों का मिलान करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप सबके लिए। देखिए, धनंजय ये कुस्थलपुर का शासक था, नीलराज ये अवमुक्त का, उग्रसेन आप जान लीजिए पालक का शासक था, और विष्णुगोप ये कांची का शासक था। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा। आप देखिए, सही सुमेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? भवभूति ने, कालिदास ने। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस कवि ने अपने आप को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? तो भवभूति, कालिदास, राजशेखर या संध्याकर नंदी ने। तो सही उत्तर संध्याकर नंदी, ऑप्शन डी। संध्याकर नंदी पालवंशी शासक रामपाल के शासनकाल में थे, जो पाल वंश का अंतिम शासक था। संध्याकर नंदी को कलिकाल वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी रचना रामपाल चरित में रामपाल के शासनकाल में हुए कैवर्तों के विद्रोह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। काव्यदर्श के रचनाकार दंडी या दंडिन हैं। अष्टाध्यायी आप जानते हैं पाणिनि की रचना है। महाभाष्य पतंजलि की, और तंत्रलोक अभिनवगुप्त की रचना है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 4, 3, 2 और 1। तो सही उत्तर 4, 3, 2 और 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची ए को सूची बी से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। कवि और कृतियों का मिलान आपको करना है। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। जगन्नाथ दास रत्नाकर की आप जान लीजिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। प्रेमचंद की रचना है गोदान, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था ये कहानी है। तो 3, 1, 4 और 2, यहाँ पर 3, 1, 4 और 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का ये मूर्तियों को सूची 2 के स्थानों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीतल की बुद्ध की मूर्ति ये कांगड़ा से, कांसे की बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज से, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर से और पार्श्वनाथ की मूर्ति ये आप जान लीजिए कि भोजपुर से प्राप्त हुई है। 2 4 3 1 विकल्प पर आते हैं। 2 4 3 और 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। नागर शैली में ये शौनक का नीलकंठ मंदिर बनाया गया है। द्रविड़ शैली में एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर आपका निर्मित है। चालुक्य शैली में लक्कुड़ी का जैन मंदिर है और विदेशी शैली में पहाड़पुर का मंदिर है। तो 3 4 2 और 1, तो मिलान करते हैं। 3 4 2 और 1 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन एक अलवार संत हैं, आपको बताना है। सुंदर, अंडाल, सुंदर मूर्ति और अक्क महादेवी। तो अंडाल दोस्तों ये अलवार संत हैं। आप जान लीजिए अलवार वैष्णव पंथ के समर्थक थे। ये तमिल संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा और आप जान लीजिए अलवार संतों की संख्या 12 थी, जिसमें आंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थीं। किसका कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह। ऑप्शन है हीगल, मार्क्स, एक्टन या बटरफील्ड। तो सही उत्तर मार्क्स का कथन है। दोस्तों कार्ल मार्क्स का कहना है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह। अगला प्रश्न है अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो इक्तेदारी व्यवस्था जो है आप जान लीजिए इक्ता अरबी भाषा का शब्द है। प्रारंभ में इस प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। भारत में सबसे पहले इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के समय हुआ, लेकिन गोरी कभी भारत में रहकर शासन नहीं किया, अपने सिपह सलारों द्वारा शासन किया था। इसलिए इल्तुतमिश को इक्तादारी व्यवस्था का आरंभकर्ता माना जाता है। तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी हो जाएगा, लेकिन इल्तुतमिश को इक्ता शासन का जो है प्रारंभकर्ता या इस व्यवस्था का आरंभकर्ता माना जाता है। अगला है मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर तबकाते नासिरी। दोस्तों आप जान लीजिए मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी में मोहम्मद गोरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण दिया गया है और ये पुस्तक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए राजवंश और उनकी राजधानी का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गुजरात के चालुक्यों का जो राजधानी था अन्हिलवाड़ थी। चेद के कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी थी। मालवा के परमार की राजधानी धारा नगरी थी और शाकंभरी के चाहमान की राजधानी अजमेर थी। 2 1 4 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के प्रारंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी। सुंदर चोल, उत्तम चोल, राजराज और राजेंद्र। तो सही उत्तर राजराज ने, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। राजराज चोल ने राजकीय अभिलेखों के प्रारंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई। इसका मूल नाम अरिमोलिवर्मन था। कर्नाटक में मिले अभिलेख में इसे नारायण चोल भी कहा जाता है। अगला है संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है। करिकाल, गजमुख, नेडनजेलियन या कुलोतुंग। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा करिकाल, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा करिकाल आरंभिक चोल राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने चोलों की तटीय राजधानी पुहार की स्थापना की। कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता था और वैदिक धर्मानुयायी था। अगला प्रश्न है चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा
किसके अधीन होती थी आपको बताना है। सभा, समिति, कुट्टम या उर के अधीन। तो सही उत्तर उर, ऑप्शन डी। चोलकालीन शासन में ग्रामों में मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाएं थी, उर सभा और महासभा। उर जो है ये सर्वसाधारण की सभा थी। अगला है, किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? तो आप जानते हैं राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, चोल वंश का सबसे महान शासक राजेंद्र प्रथम था। अपनी महान विजयों के द्वारा उसने चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए, दिए गए युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यही बताना है। रचना और विषय में किसका सुमेलन नहीं है? तो आप जान लीजिए, अपराजित परीक्षा स्थापत्य कला के विषय से संबंधित है। अष्टांग हृदय चिकित्सा से। लीलावती नाटक नहीं बल्कि लीलावती भास्कर दूती द्वारा 1150 ईस्वी में संस्कृत में गणित और खगोल शास्त्र का विषय है, न कि नाटक। वैजयंती शब्दकोश है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला है, कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? तो सही उत्तर कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक बना, लेकिन कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है। वह शासक ध्रुव देवी यानी रामगुप्त की पत्नी का पुत्र जो है गोविंद गुप्त था। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अगला है, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय से, समुद्रगुप्त से, हर्षवर्धन से या धर्मपाल से? तो सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। आप जान लीजिए दोस्तों कि नवरत्न जो है वो, इसमें नवरत्नों में धन्वंतर, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, बारहमिहिर और बरुरिच थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। प्रयाग शिलालेख, ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन इसमें है। बिलसाड़ अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख से स्कंदगुप्त के बारे में, और महरौली ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्थानीय, द्रोणमुख, कावर्तिक और संग्रहण। मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड जो है ये साम्राज्य, प्रांत, आहार, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक या कार्वतिक, फिर संग्रहण जो है ये इस तरह से था। स्थानीय, द्रोणमुख, कावर्तिक और संग्रहण था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है मास्की, नेतुर, उडेगोलम या सिद्धपुर अभिलेख में। तो सही उत्तर सिद्धपुर अभिलेख। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मास्की, नेतुर, गुर्जरा और उडेगोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। सिद्धपुर अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था, आपको बताना है। तोसल, संपा, सुवर्णगिरी या उज्जैनी? तो सही उत्तर सुवर्णगिरी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य का 4 प्रांतों में विभाजन किया गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तोसली, दक्षिण पश्चिमी की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी की सुवर्णगिरी और उत्तरी की तक्षशिला थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो सही उत्तर डाइमेकस, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की सभा में भेजा था।
अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग की अवधारणा में कौन सा शामिल नहीं है? स्वामी, दुर्ग, प्रेक्षा और मित्र। तो प्रेक्षा इसमें शामिल नहीं है। सप्तांग सिद्धांत आप जानते हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। प्रेक्षा का इसमें उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन है माया, आम्रपाली, यशोधरा या गौतमी प्रजापति। तो सही उत्तर गौतमी प्रजापति की इच्छा के अनुसार। दोस्तों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जो है राजगृह से चलकर लिच्छवी को राजधानी वैशाली पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल बिताया था और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली उनके शिष्या बनी। उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दिया। इस स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। पहली महिला जो है संघ में प्रवेश करने वाली बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी, जो राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद कपिल वस्तु से चलकर वहां पहुंची थी। अगला प्रश्न है कि शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? कांची, भोजपुर, गुडिमल्लम या खोह में। तो सही उत्तर गुडिमल्लम, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, लिंग पूजा के नाम का उल्लेख मत्स्य पुराण में है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख है। और शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1वीं शताब्दी में मद्रास के निकट रेनीगुंटा में गुडिमल्ल के लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अगला है, बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? लुम्बिनी, निगिलवा, पिपरहवा और सहेत महेत। तो सही उत्तर पिपरहवा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? कश्मीर परिषद, राजगृह परिषद, वैशाली परिषद या पाटलिपुत्र परिषद? आपको बताना है। तो सही उत्तर पाटलिपुत्र परिषद। दोस्तों अभिधम्म पीठिका को पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में मिलता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यजुषों का संकलन है। यजुष का शाब्दिक अर्थ यज्ञ, पूजा, श्राद्ध, आदर होता है। इस वेद के मंत्रों का पाठ यज्ञ में अर्धव्य नामक पुरोहित वर्ग करता है। अगला है, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद से? तो सही उत्तर ऋग्वेद से बालखिल्य का संबंध है। आप जान लीजिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है और ऋग्वेद की रचना आर्यों ने वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में किया था। इस समय शिक्षा का माध्यम मौखिक रूप में था और वेदों को याद किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सैंधव नवग्रहों के संदर्भ में सही है? कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि ग्रिड विन्यास पर आधारित है। हड़प्पा, बनावली, चन्हुदड़ों की नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ता, ये भी सही नहीं है। अनेक स्थानों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं और हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं है। तो 3 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पीय तौल का अनुपात क्या था? आपको बताना है। तो दोस्तों आप जान लीजिए, जो हड़प्पीय तौल है वो 1, 2, 4, 8 के अनुपात में था। 1, 2, 4, 8, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? बनावली, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी में? तो सही उत्तर याद रखिएगा राखीगढ़ी। दोस्तों भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल राखीगढ़ी है। धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा के 2 विशालतम नगरों में से एक है। दूसरा विशालतम नगर हरियाणा में है। इसके उत्खननकर्ता रफीक मुगल हैं। बनावली हरियाणा में है। इसके अलावा कालीबंगा राजस्थान और लोथल गुजरात में है।
अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सही उत्तर आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी। दोस्तों इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में किया जाता है और सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में। तो सही उत्तर तमिलनाडु में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा कालीन जो नगर हैं या हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। इसका कोई स्थल दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है। तो तमिलनाडु में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं हैं। अगला प्रश्न है प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है कहाँ से? निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल से। तो सही उत्तर उच्च पूर्व पाषाण काल से। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पूर्व पाषाण तथा मध्य पाषाण काल से स्थापित किया गया है, क्योंकि इस वर्ग की चित्रकला के वर्ण विषय उच्च पूर्व पाषाणिक और मध्य पाषाणिक काल के मानव के आर्थिक क्रियाकलाप से मेल खाते हैं। अगला है हैंड एक्स, क्लीवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हैंड एक्स, क्लीवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर निम्न पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, इसके अलावा क्लीवर और गड़ासा, ये उपकरण ये निम्न पुरापाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं और निम्न पुरापाषाण के कई स्थल सिंधु घाटी की सहायक सोहन नदी की घाटी में मिले हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पुरापाषाण ये चिप्पड़ पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरण, नवपाषाण तो घिसे पाषाण उपकरण और उच्च पाषाण ये शैल चित्र। तो 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन सी आपका सही सम्मेलन है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी या होसंगी। तो सही उत्तर बेलन घाटी, ऑप्शन ए। बेलन घाटी टोंस की सहायक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी से मिल जाती है। ये घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है। अगला है डोलमेंस, इस शब्द का तात्पर्य क्या है? डोलमेंस शब्द का तात्पर्य क्या है आपको बताना है। तो गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियों को डोलमेंस कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संत नामदेव पेशे से क्या थे? दर्जी, मोची, जुलाहा या नाई। तो सही उत्तर ये दर्जी थे। दोस्तों संत नामदेव जाति से दर्जी थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। संत ज्ञानेश्वर इनके पुत्र थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप जानते हैं सत्यमेव जयते ये आपका मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसका अर्थ है सत्य की जीत होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कर्मकांडी वेद में आप जान लीजिए यजुर्वेद कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न अंगों से संबंधित कर्मकांड, अनुष्ठान और विधियों का उल्लेख है। ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या देता है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यक उपनिषद। तो सही उत्तर छांदोग्य उपनिषद। आप जान लीजिए उपनिषद 108 हैं, लेकिन प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। प्रमुख उपनिषद में ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितकीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर हैं।
छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रमाण मिलता है। छांदोग्य उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किसको बनाने की पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे? तो आप जानते हैं कुतुब मीनार, ऑप्शन ए। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई और इसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसकी नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ या 1/4 ऋचाएँ किसको निर्देशित करती हैं? रुद्र को, मरुत को, असि को या इंद्र को? तो सही उत्तर इंद्र को, ऑप्शन डी। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार? 250 बार हुआ है, यानी संहिता के लगभग 1/4 भाग में अकेले इंद्र का उल्लेख है। और इंद्र ऋग्वैदिक कार्यों के सबसे प्रधान देवता हैं। इन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला और युद्ध के नेता के रूप में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? 1909, 1919, 1935 या 1947 में? तो सही उत्तर 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और संवैधानिक प्रस्ताव में भारत शासन अधिनियम 1935 अंतिम था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। इसके तहत प्रांतों में दोहरे शासन का अंत किया गया और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कौन सा परिवर्तन किया गया था? तो सही उत्तर मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, इस अधिनियम के बारे में के एम मुंशी ने लिखा है कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में है? तो आप जानते हैं धौलावीरा गुजरात में है और ये हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा नगर है जो है। अन्य नगरों के विपरीत ये 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर और निचले शहर में विभाजित है। R.S. बिष्ट ने 1990-91 में इसका उत्खनन कराया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।